चलो ठीक है भाई, हम लोग शुरू करते हैं। चलो भाई, अच्छा पहल है कि कम से कम तुम लोग अभी से राजनीतिक बनते जा रहे हो, यानी नेतागिरी वाला गुण डेवलपमेंट किया जा रहा है, अच्छी बात है। आने वाले समय में तुम लोग नेता बनो, सांसद बनो, विधायक बनो, मंत्री बनो, देश का नेतृत्व करो, देश के विकास में अपना योगदान दो। हाँ हाँ। देखो, वास्तविकता में बता दूं तुम्हें, जब तक दिखावा नहीं होगा ना, ये सब भौकाल है और दिखावा है। आज के डेट में एजुकेशन वास्तव में 90% शिक्षा माफिया हावी हो गए हैं, और वह शिक्षा माफियाओं के पता है कि हमको कैसे भौकाल मार्केट में दिखाना है। जबकि वास्तविकता तुम्हारा धरातल पर देखो तो सुन बटे सन्नाटा है। हम तो कह रहे हैं कि यूपी बोर्ड के मेरिटोरियस के किसी भी 10 मेरिटोरियस का नाम बताओ जो नीट के एग्जाम में तैयारी करते हो और नीट में सिलेक्शन हुआ हो। किसी भी ऐसे 10 मेरिटोरियस का नाम बताओ कि जो सीयूटी के पेपर में टॉप 10 में आए हों। आखिर में कौन सी पढ़ाई का सिस्टम है भैया कि तुम प्रदेश के मेरिट में आ रहे हो और छोटा सा सीयूटी के एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हो? आखिर कौन सी एजुकेशन सिस्टम है? कैसे तुम प्रदेश के मेरिट में आ गए? प्रदेश की मेरिट इतना बड़ा प्रदेश है, छोटा प्रदेश तो नहीं, उसमें आप टॉप 10 में आ जा रहे हो और एक छोटा सा सीयूटी का एग्जाम नहीं निकाल पा रहा है। ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा ही, कोई भी प्रश्न पूछेगा। बाकी अगर इससे शिक्षा माफियों को मिर्ची लग रही है तो अलग बात है, लेकिन सच्चाई तो क्वेश्चन पूछेगा। वो पीजी जैसे एमएससी एमए एमकॉम में लेने के लिए एडमिशन है, और सीयूटी यूजी मतलब हो गया कि आपका ग्रेजुएशन के लिए जो इंटर के बाद होता है, और वह ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो ये प्रश्न तो कोई भी पूछेगा भाई, सीधी सी बात है। तुम खुद आईआईटी और नीट का सिलेक्शन का रेशियो देख लो तो उसमें यूपी बोर्ड का परफॉर्मेंस बहुत ही वो है, खास तौर से ठीक है। उन लड़कों का तो रिजल्ट देखा ही जाएगा जो मेरिट लिस्ट में आए हैं और जाकर तैयारी कर रहे हैं। तुम अपने ही आसपास के देख लो, तमाम सारे मेरिट में लड़के जाके कोटा में तैयारी किए कर रहे हैं आज 5-6-7 सालों से। भाई बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा तो प्रश्न तो करेगा ही। बाकी आपको अगर मिर्ची लगता है तो भाई कोई बात नहीं। तो मिला जुला के देखो, एजुकेशन सिस्टम, यूपी बोर्ड के मूल्यांकन सिस्टम और परीक्षा प्रणाली दोनों में सुधार की जरूरत है, तब जाके चीजें बदल पाएंगी। आज देखो वास्तविकता ये क्या है, क्लास में बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। पढ़ना क्यों नहीं चाह रहा है? क्योंकि जान रहा है कि हम नहीं पढ़ेंगे तो भी ऐसा सिस्टम है कि हम पास हो जाएंगे। तो ये सुधार की जरूरत है। और मूल्यांकन प्रणाली भी वही चीज है, पता नहीं कैसे स्कूल की टेस्ट होती है, बच्चे फेल हो जाते हैं, और उसी सब्जेक्ट का बोर्ड का पेपर होता है तो 95% पा जाते हैं। तो ये तो है ही प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए देखिए क्वेश्चन ए, बांधने करो, ध्यान दो इधर, बहुत बात करती है। दिया कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक धारावाही चालक हो जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में स्थित हो तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। देखो यहाँ पे यह एक स्लाइड है, ब्रॉन्ज है, और इसको बैटरी से कनेक्ट करके इसमें करंट दिया जा रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड है। जब ये की को, यानी ये समझ रहे हो ना, एक कुंजी है, जब इसको हम ऑफ कर देंगे तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगा, और इस पे जो ये ब्रॉन्ज का स्लाइड है ये स्थिर रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट, यानी स्टेशनरी मोशन में रहेगा, स्टेशनरी पोजीशन में रहेगा। लेकिन जैसे ही इस की को ऑन कर दोगे, ठीक है, तो यह जब करंट इसमें फ्लो होने लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ऑलरेडी तब ये क्या करने लगेगा? रोटेट, यानी मोशन करने लगेगा। ये लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, दोनों कंडीशन। ये लेफ्ट से राइट भी जा सकता है और राइट से लेफ्ट भी चलेगा। क्यों? वो कंडीशन डिपेंड करेगा कि ये जो बैटरी का प्लस और माइनस वाला जो टर्मिनल है, इसको चेंज करने से, प्लस और माइनस करोगे तो राइट, लेफ्ट से राइट जाएगा, अब माइनस प्लस कर दोगे तो राइट से लेफ्ट आएगा। लेकिन इसका मतलब यह है कि जब तक इसमें करंट नहीं फ्लो होगा तब तक ये रोटेट नहीं करेगा। जब करंट फ्लो होने के बाद रोटेट करना शुरू कर दे रहा है तो इसका मतलब है कि जब भी किसी कंडक्टर पे, किसी भी मेटालिक कंडक्टर पे, कंडक्टर को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और उसमें करंट फ्लो अगर होता है तो वो उसमें एक फोर्स लगेगा, और उसी फोर्स की वजह से क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इसी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसके निकालने के दो तरीका है। एक तो बहुत सिंपल तरीका है कि आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, जो फोर्स है वो डिपेंड करता है कि उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। जितना अधिक करंट फ्लो होगा उतना ही फोर्स उसमें प्रोड्यूस होगा। दूसरा कि जो ये कंडक्टर रखा गया है कितने मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बी। थर्ड, कंडक्टर का लेंथ कितना है? यल। ठीक है। और दूसरा ये है कि कंडक्टर से जो कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड
कि बीच का एंगल क्या है, कंडक्टर को जो रखा गया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल यानी साइन थीटा के बीच के साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इन सबको मिला दोगे तो क्या मिल जाएगा, इन सबको मिला दोगे तो मिल जाएगा आपका एफ प्रोपोर्शनल टू आई एल बी साइन थीटा। अब यहाँ प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो के आता है और के की वैल्यू 1 होता है, इसलिए एफ की जो वैल्यू आएगा यहाँ पे हो जाएगा एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, यह लगने वाला फोर्स है। अब इसमें थीटा की वैल्यू चेंज करते जाओगे, थीटा इक्वल टू 0 कर दो, यानी मैग्नेटिक फील्ड और यह दोनों पैरेलल जब हो जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड शून्य हो जाएगा। ठीक है, यानी थीटा इक्वल टू 0, इफ थीटा इक्वल टू 0 देन एफ इक्वल टू 0। ठीक है, अगर थीटा इक्वल टू 90 कर दो तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एल बी हो जाएगा। इस कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखो तो क्या हो जाएगा बताओ, वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में बताइए, एफ इक्वल टू, हाँ आई कॉमन ले लो, आई एल क्रॉस बी होगा, ना कि बी क्रॉस एल क्रॉस बी होगा, यानी एल और बी के बीच का एंगल है। ठीक है, तो एफ इक्वल टू ये आपका मैग्नेटिक फील्ड किसमें हो गया, वेक्टर फॉर्म में। इसी को जब चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है तो मोशन करता है तो उसके लिए आप फोर्स निकाले हो, एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, याद है ना, ये दोनों वेक्टर फॉर्म में, यानी क्यू बी भी साइन थीटा और आई एल बी, दोनों डिफरेंट क्या है, यह आपका चार्ज है कि कोई चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा तब उस कंडीशन में लगने वाला फोर्स है, और ये आई एल बी क्या है कि किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तब मैग्नेटिक फील्ड के वजह से लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू निकाल रहे हो, एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। बोलो कहीं कोई दिक्कत, ये तो एक समान इस हो गया। बाकी अगर चाहो तो अगर इसको उसके आधार पे अगर आप करना चाहते हो, डिराइव करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे मान लो कि अगर हम यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड ले लें, यह एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यह आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, इसमें आप एक ऐसा कंडक्टर ले लो, या एक कंडक्टर ले लो, आप चल रहा है ना, ठीक है, एक कंडक्टर ले लो जिसका लेंथ कितना है एल, लेंथ ले लो एल, क्रॉस सेक्शन एरिया ए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन तो रोटेट करेगा ना, इलेक्ट्रॉन मान लो इधर रोटेट कर रहा है, किस स्पीड से चलता है, जब करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर में किस स्पीड से चलता है, वीडी, है ना। तो जब इस मैग्नेटिक फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन इसमें रोटेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो उस पर एक फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू आप पढ़े थे, कोई चार्ज रोटेट करता है क्या लगता है, क्यू बी बी साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, एफ इक्वल टू ई, क्यू की जगह क्या हो जाएगा ई, ई क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही चार्ज होता है, और भी की जगह क्या लिखोगे वी डी, और ये क्या हो गया बी साइन थीटा। ये क्या निकला, ये फोर्स इस पे लग रहा है। ठीक है, यह इस पे फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पे किस पे लग रहा है, केवल एक इलेक्ट्रॉन पे निकला है, एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स, यानी ये फोर्स जो है, फोर्स जो लग रहा है, फोर्स एक्ट ऑन वन इलेक्ट्रॉन, या एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स है। तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे होंगे, तो उन सभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर निकालो तो कैसे निकालोगे भाई, सीधी सी बात है कि अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और लेंथ एल है तो टोटल इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए इंटू एल, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एन है तो क्या हो जाएगा एन ए एल, एन ए एल, ये टोटल इसमें नंबर ऑफ, बाकी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, ई वी डी साइन थीटा, सभी इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला फोर्स है ये होगा, ये आपका वो तो जान ही रहा है, कोई बात नहीं, बी साइन थीटा। ठीक है, अब इसको लिख दो आप एफ इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, एन ई ए एल, एन ई ए एल, यहाँ पे ई का नीचे लिख दिए, एन ई ए एल बी डी बी साइन थीटा, या इसी को लिख सकते हो एन ई ए वी डी एल बी साइन थीटा। अच्छा ये बताइए किसकी वैल्यू है, आई की, तो आ गया ना,
देखो इससे भी आप प्रूव कर सकते हो, एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। यानी जब भी किसी वो कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है और उस मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसमें फोर्स जो लगेगा वो एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा होगा। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड का मतलब ए, एफ बी आई, राइट हैंड का मतलब ए बी एफ आई, आई एफ बी, याद रखो इसमें क्या है एफ बी आई, एफ बी आई, और इसमें क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा बी एफ आई, ठीक है ऐसे याद रखो बी एफ आई और एफ बी आई, ठीक उधर उल्टा रखोगे एफ बी आई उल्टा है, ऐसे सीधे रहेगा बी एफ आई, ठीक है। तो ये आप राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की हेल्प से आप मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। बोलो कहीं कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट, क्लियर, रट गया, ठीक है कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम चार्ज को ऐसे जगह रखते हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड हो। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, जहां अगर चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड जहां होगा वहां रखोगे तो उस पे फोर्स क्या लगेगा, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई लगेगा ना, पढ़े हो इसके पहले। जब किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या है, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, या रियल में वेक्टर के रूप में लिख देता हूं चलो। अब इसी चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दो और भी स्पीड से अगर रोटेट कर रहा है तो उस पे एफ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा क्यू बी क्रॉस बी हो जाएगा। इसको हम कहते हैं लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स, लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स, और इसको कहते हैं लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स और लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, और दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो लॉरेंज फोर्स हो जाता है। तो इन दोनों को मिला दो यानी टोटल नेट फोर्स अब क्या लगेगा, यानी जब दोनों फील्ड था तो दोनों की वजह से अलग अलग फोर्स निकाल दिए, अब नेट फोर्स क्या हो जाएगा टोटल फोर्स, एफ इक्वल टू क्या लिखोगे क्यू इंटू ई प्लस क्यू बी क्रॉस बी हो जाएगा ना। या इसी को क्या लिख सकते हो एफ इक्वल टू क्यू, आप चाहो तो कॉमन ले लो और यहां क्या लिख सकते हो ई प्लस वी क्रॉस, इसको जो है क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी के रूप में लिख सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, ये टोटल फोर्स लगेगा जब भी किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी ऐसे फील्ड में रखो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों हैं तो उस पर लगने वाला फोर्स, एक फोर्स दो फोर्स दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, नोट कर लो। नोट्स का मतलब ये हो गया, इस पे आता भी है क्वेश्चन भी, अगर मान लिया जाए कि एक ऐसा चार्ज है रोटेट करेगा, मोशन करेगा, मान लो भी स्पीड से क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है, ठीक, ये आपका मान लो क्या हो गया ई और ये क्या हो गया बी, ये आगे चल रहा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया। अब एक ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाए सेम हो जाए और लगने वाला फोर्स की वैल्यू भी सेम हो जाए। तो जब सेम हो जाएगा तब आप क्या लिखोगे एफ ई इक्वल टू एफ एम, एफ ई इक्वल टू, यानी जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों क्या हो जाए सेम हो जाए तो एफ ई की वैल्यू क्या हो गई क्यू इंटू ई और इसकी वैल्यू क्या हो गई क्यू बी बी, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शन तो 90 डिग्री हो जाएगा, क्यू बी भी बताया हूं, तो क्यू से क्यू कैंसिल, तो v इक्वल टू क्या मिल गया बताओ ई अपॉन बी। देखो एक रिलेशन मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो स्पीड के बराबर होता है, ई अपॉन बी इक्वल टू वी, बहुत महत्वपूर्ण है, स्पिरिट वगैरह में भी क्वेश्चन आया देखोगे आपको, ठीक है। तो
कोई दिक्कत इसमें? इसमें समझ गया? मतलब बुझाया। पी लो इसको घोल के। पी लिए? हाँ तब नेताजी, अब तुम्हारा नाम नेताजी रहेगा आज से। हमारा नेता कैसा हो? हाँ? अरे कैसे हार जाएगी? ये कहो कि कितने लाख वोटों से जीतेगी। मतलब 1 = 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम लोग देखते हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लॉन्ग करेंट कैरिंग कंडक्टर, और ये इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग है। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है कि अगर मान लो कि दो हम वायर ले लेते हैं यहाँ पे, एक और ये दो, फिर टेढ़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं। ये हो गया आपका, दो वायर हो गए, दोनों पैरेलल हैं, इन दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में, क्यों एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, एक और बना दिया जाए। ठीक है, इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है और इसमें डाउनवर्ड है। इनके बीच का डिस्टेंस क्या ले लो, डी। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी। ठीक है, अब यहां पे ये मान लो वायर क्या हो गया, एक, ये हो गया दो, या एक और ये दो। यही हेडिंग है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लॉन्ग करेंट कैरिंग, यानी दो ऐसे वायर के ले लो जो दोनों पैरेलल हो और इसमें करंट फ्लो हो, तो इनके बीच में फोर्स जो लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, बताओ। बहुत आसान है, देखो इसके वजह से इस पे फोर्स तभी लगेगा जब इसके वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इसके वजह से इस पे फोर्स तभी लगेगा जब इसके वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा। वायर का लेंथ ले लो कितना, L। ठीक है, तो अगर मान लो कि इसके वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड है, इसके वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड मान लो क्या हो जाए, V1, क्या हो जाए, V1, तो इसके वजह से निकाल रहे हो, यानी यहां क्रॉस लगा दो। ठीक, तो इसके वजह से जब यहां पे V1 निकाल रहे हो तो V1 की वैल्यू क्या होगी, V1 = म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1, इसमें ले लो करंट कितना I1 और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है I2, तो इसके वजह से निकाल, ये तो गड़बड़ हो गया ना, ये तो दोनों यल यल है, बनाए भी तो ऐसे ही है, ये I1 है और ये I2, तो I1 की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे होते हैं, यहाँ पे क्या लिखोगे, I1 अपॉन D। ठीक, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन D। अब इस V1 की वजह से देखो इसकी डायरेक्शन किधर हो गई, ऊपर की तरफ। अब इसके वजह से जब मैं यहाँ पे फोर्स निकालोगे तो F = यानी 2 पर इस एक की वजह से 2 पर फोर्स निकाल रहे हो, समझे, एक की वजह से 2 पर फोर्स, तो क्या हो जाएगा बताओ, I2 L V1 साइन
थीटा। तो यह 90 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, केवल I2L B1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है इसके वजह से हो रहा है, ठीक। और इसमें फोर्स निकाल रहे हो इसलिए करंट क्या लोगे, I2। तो F21 इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट अपान, क्या लिख दिया जी, 2 पाई I1 I2 अपान D इंटू L हो जाएगा ना। अब यहाँ पे कभी कभी पूछे था पर यूनिट लेंथ, अगर ये यानी टोटल फोर्स अगर F है तो इसको हम चाहते ये भी लिख सकते हैं F अपान L इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान D। ये मालूम है क्या, ये पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स है, और क्वेश्चन लगभग इसी के बाद इसी तरह के पूछता है, पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स। और टोटल लेंथ पर अगर पूछेगा तो आपका ये फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। अब इसी तरीके से 2 की वजह से अगर 1 पे निकालो तब क्या हो जाएगा, 2 की वजह से 1 पर। तो अब इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, तो जब इसके वजह से निकालोगे तो ये भी किधर जा रहा है, ऊपर, और ये भी ऊपर ही। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे ले लगा देते हैं, देखो ये आपका इसके वजह से फोर्स इधर लग रहा है और इसके वजह से भी फोर्स, दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन। क्या होगा, रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, रिपल्सन होगा। अच्छा इसमें देखो, इसमें क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। एक बार चेक करो अट्रैक्शन रिपल्सन सही है कि नहीं किताब में अपनी। अच्छा इसको से यह निकालो, नहीं देखो उल्टा हो गया, इसलिए देखो यहाँ मिड पॉइंट जब ये बातें करो, इसके वजह से जब फोर्स लगेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकाल रहे हो इस पॉइंट पे तो बाहर जा रहा है, और इसके वजह से जब निकालोगे, यहाँ पे ध्यान दो, इसके वजह से जब यहाँ निकालोगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालोगे, देखो ये किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, और ये कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो इसमें क्या होगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, डॉट। अगर दोनों सेम होते तो क्रॉस होता, तब अगर यहाँ क्रॉस है तो यहाँ भी क्रॉस होता। तो इसका मतलब है कि ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में और तो इनके बीच क्या लगेगा, अट्रैक्शन। ध्यान देना, जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्शन लगेगा, और यहां पर ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर इसके वजह से यहाँ निकाल रहे हो, इसके वजह से यहाँ पे, तो ये तो आपका क्या हो गया, क्रॉस हो जाएगा, ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर इसके वजह से भी निकाल रहे हो तो ये भी कहाँ जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, नहीं समझे, देखो इसके वजह से अगर मान लो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में रखो, आप यहाँ निकालना है तो यहाँ पर ऐसे रखोगे तो कहाँ जाएगा, ऊपर। और इसके वजह से यहाँ निकालना, करंट नीचे है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे। तो ये भी कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो दोनों कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये इधर, ये भी इधर जा रहा है और ये भी क्या करें, अरे ऐसे रखोगे तो इधर ही मुड़ रहा है, इधर इधर नहीं, नहीं हमेशा हमेशा देखो पाम को जिधर मुड़ रहा है उधर ही लेना है। यह तो मतलब देखो, यह अंदर की तरफ जिधर मुड़ेगा उधर ही, बाहर की तरफ नहीं लिया जाएगा। ये पाम जो है, यह जो ऐसे रखोगे तो ये एक अंदर की तरफ मोड़ो ना इसको, हमेशा इसको अंदर की तरफ ही मोड़ना है। ये नहीं कि मतलब इसको बाहर, यह झापड़ जो है यह अंदर ही मुड़ना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर इसके वजह से यहाँ निकाल रहे हो, देखो यहाँ पे अगर इसके वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो तो क्या करोगे, सबसे पहले थंब को आप इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में रखो, यहाँ रखो, और इसको अंदर की तरफ मोड़ो तो किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऊपर हो गया। दूसरा, इसके वजह से अगर यहाँ निकाल रहे हो तो इसके वजह निकालोगे तो थंब कहाँ होना चाहिए, उसके डायरेक्शन में होना चाहिए ऐसे ना। तो ये भी किधर मुड़ रहा है,
इधर ही मुड़ रहा है ना, तो दोनों कहां जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, रिपल्सन, क्या होंगे, रिपल होगा इसमें। और दोनों पे क्रॉस हो गया, देखो दोनों सेम हो गए, इसलिए दोनों में क्या होगा, रिपल्सन। और इन दोनों में देखो क्या है, एक क्रॉस है और एक डॉट है, ये डायरेक्शन समझ में आ गया ना कैसे नेगेटिव होगा, तो इसलिए इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन। तो F12 की वजह से निकालोगे तो भी वैल्यू आपका यही आएगा, 2 पाई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन डी। ठीक है, एक बार देख लो इसको, ठीक तो है, देख लीजिए भाई इस पे। बाकी अभी इस दोनों चैप्टर से मिलाकर न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, पूरा न्यूमेरिकल जब हो जाएगा तो फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया जाएगा। बाकी इसमें एक साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन को रिमूव कर दिया है, आपके सिलेबस में नहीं है और नई वाली बुक में आपका दिया भी नहीं है। ठीक है, और आई सब तो लिखी लोगे, बताना नहीं पड़ेगा। हाँ ना, हाँ हाँ, थंब हमेशा उसमें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड में वो एफ अंगूठा होता है, और ए जो है बी है, तो इसमें भी ए बी है, ये अगर बी है तो इसमें भी ए बी है। अगर I1 I2 दोनों सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चलो बाकी इस पे हम लोग न्यूमेरिकल लगा लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो सवाल बहुत दिया है इसमें, उसके बाद ध्रुव बचेगा, तो कंपटीशन जोन में तमाम है इसमें, स्वप्रेरणा खत्म कर देंगे अगस्त में। हाँ नहीं ज्यादा है, तो बहुत कम है, ये तो 2 दिन का है, ये खत्म देखो। अच्छा कंबाइन कर दिएगा, पर नहीं खत्म है, 2 दिन 3 दिन का है, मान चलो 1 सप्ताह मान लो पूरा लग जाएगा, और 1 सप्ताह तुम्हारा ये लगेगा वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा है, 1 सप्ताह ये लगेगा, उसके बाद लास्ट ये आ गया 1 सप्ताह। हाई तो विद्युत चुंबकीय तरंग सेकेंड पार्ट का है, छोटा सा चैप्टर, वही मैक्सवेल वाला इसी में छोटा सा है, ये 1 दिन का है, क्या छोटा सा, 2 को परिभाषा है, मैक्सवेल ला पढ़ लेना, इससे गॉस नियम सबको कंबाइन कर देना, बस खत्म। यानी थोड़ा सा ठीक से पढ़ा जाए तो मैक्सिमम 10 सितंबर जाएगा, मैक्सिमम उड़ के नहीं, उसके बाद एक बार पूरा 1 सप्ताह में रिवीजन करके फिर इसको इंड कर देना, उसके बाद सेकेंड पार्ट को निपटा, यानी सितंबर में हर